हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 नवंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए काफ़ी आपके पास खूब यानी बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए आपको आपकी स्टडी में जुड़ जाना है। वीडियो को एंड तक देखना है। यदि वीडियो को एंड तक नहीं देखे हो तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं आपकी एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। उनमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी होते हैं, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, सभी प्रकार की वीडियो को देखना है। प्लेलिस्ट में जाके सभी प्रकार के वीडियो देख लीजिए फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आपको ऐसा किसी भी डाउट नहीं रखना है जो आपके एग्जाम में आपको क्या करे पेपर करने में पेपर आसान यानी पेपर्स को सरल को यानी हार्ड करने में मजबूत कर दे। ये आपकी जो ट्रिक होती है, यानी जो आपको ये ट्रिक अपनाना है कि आपको सभी प्रकार के जो प्लेलिस्ट में वीडियो है फिजिक्स के सभी वीडियो देखना है, जिससे क्या हो आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे पैटर्न के वीडियो में कैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। वही क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो होती है यहाँ की जो पीडीएफ होती है आंसर सहित वो भी मिल जाती है, और आपका जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं जो मेरे लिखे हुए वो भी आपको मैं पीडीएफ के रूप में देता हूँ। रोजाना चैप्टर वाइज देता हूँ, एक एक चैप्टर वाइज। इसलिए आपको उन नोट्स को भी देखना है, क्योंकि उनमें भी ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड बनाए गए हैं। तो मैं आपके एग्जाम के लिए ही वह नोट्स बनाया हूँ, तो इसलिए आपको क्या करना है उन नोट्स को देखना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, या फिर ननोदिस। आपको बता दूं एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक और एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एन यानी मतलब समझना है आपको नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो जाएगा जो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एन से नेगेटिव होता है। पी से क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा होल। तो इसमें बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होंगे वो क्या होंगे? होल होंगे। क्या होंगे? होल। होल। और होल को एक और भाषा में बोला जाता है क्वार्टर। क्या बोला जाता है? क्वार्टर बोला जाता है। हिंदी में तो क्वार्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में देखना आपको होल बोला जाता है इसे। तो आप इनको नोट कीजिए। एक एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक पी टाइप के अर्धचालक होते हैं। तो एक एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो कैसा अर्धचालक होता है? एक प्रकार का उदासीन अर्धचालक होता है। ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। विल बी राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक ऐसी परिपथ यानी जो एक अल्टरनेटिव धारा परिपथ है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्व है V प्रतिरोध से प्रारंभिक विभवांतर 16 वोल्ट व 20 वोल्ट है, तो कुल विभवांतर क्या होगा? यानी जो एक प्रत्यावर्ती का जो ऐसी परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध प्रेरकत्व इस V की जगह आप लिख लेना व प्रतिरोध, प्रेरकत्व व प्रतिरोध के सिरों पर यह प्रेरकत्व बनाओ और ये क्या बनाओ आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाओ। इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये आपको बताता हूँ। प्रेरकत्व को L से शो किया जाता है, प्रतिरोध को R से शो किया जाता है। जो टोटल विभव होता है वो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अंडररूट ऑफ, यहाँ से इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं थोड़ा सा अगली। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो आपको क्या दे रखी है, पहली वोल्टेज दे रखी है वो किसकी दे रखी है? ये प्रेरकत्व की L की दे रखी है, VL दे रखी है। दूसरी वाली किसकी दे रखी है? VR की दे रखी है। जो इसका जो क्या होता है कुल विभवांतर का जो टोटल विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये आपको मैं स्क्रीन पे बताता हूँ। जो लंबे वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पे है। V क्या होता है? VR स्क्वायर प्लस कोष्टक VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे अपन VC की वैल्यू 0 मानते हैं, तो जो V टोटल आता है T से शो करते हैं इसको VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा V टोटल का जो कुल विभवांतर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? अंडररूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस का क्या बनेगा? VL स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। जो L की वैल्यू क्या दे रखी है? 16 वोल्ट का होल स्क्वायर प्लस VR की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 वोल्ट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 256 होता है। क्या होता है? 256 होता है, 256 होता है। लेकिन जो 20 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 400 होता है। क्या होता है? 400। इनको यदि ऐड करते हैं तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं V टोटल करते हैं, तो V टोटल जो होगा वो क्या होगा आपका? 656 होगा। क्या होगा? 656 होगा। 656 होता है। तो आपको पता है कि जो 625 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 5
25 का स्क्वायर रूट होता है। लेकिन ये क्या है 25 से स्क्वायर रूट से थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 से थोड़ा बड़ा। जो आपको कौन सी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आपको बी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। 25.6 जो होगा वो 656 का रूट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 25.6 वोल्ट जो होगी विभवांतर होगा कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यदि किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता क्या दे रखी है, आपको 1 फैराड दे रखी है। एक शुद्ध संधारित्र है, इसकी जो धारिता है क्या दे रखी है, आपको 1 फैराड दे रखी है। धारिता को सी से शो किया जाता है 1 फैराड है। डीसी परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको बताना है कि डीसी परिपथ में जो इसका प्रभावी प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। जो इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होता है संधारित्र के लिए वो क्या होता है, XC से डिनोट किया जाता है, वो होता है 1/ओमेगा सी। क्या होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसको मैं बता देता हूँ क्या होती है, 2πf होती है। एफ क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको नोट कीजिए, 2πf होती है। तो यहाँ पे पुट करते हैं ओमेगा की वैल्यू 2πf मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी संधारित्र की वैल्यू होती है। आपको बता दूँ डीसी करंट यानी जो दिष्ट धारा होती है, इसके लिए जो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तभी क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, कभी भी यानी जो घरों में होती है वो दिष्ट धारा नहीं आती है, ऐसी आती है। क्योंकि जो दिष्ट धारा का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। यानी जो दिष्ट धारा होती है उसके लिए जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और अपन ने इसका जो प्रतिरोध निकाला वो क्या होता है, XC = 1/2πfc होता है। यदि f की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो नीचे क्या हो जाएगा, सभी 0। 1/0 क्या होता है आपका, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपका जो प्रतिरोध होगा, जो XC होगा, XC को अपन बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, और जो XL होता है उसको बोलते हैं प्रेरणीय प्रतिघात। जो धारतीय प्रतिघात को अपन क्या बोलेंगे, X शुद्ध संधारित्र के लिए जो C की वैल्यू आती है उसके लिए जो प्रतिरोध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, XC बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो संधारित्र के लिए जो संचित प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यदि n संधारित्र को समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में लगाए तो Cp/Cs का मान क्या होगा। सबसे पहले बताता हूँ Cp का मतलब क्या है। P का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम, क्या होता है, समांतर में है। CS का मतलब होता है, S का मतलब होता है सीरीज में, क्या है, सीरीज में है। सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, आपके श्रेणी क्रम में है। तो इसको नोट कीजिए। अब आपको बताता हूँ, जो प्रतिरोध का जो पैरेलल होता है और प्रतिरोध का जो सीरीज होता है उसके विपरीत होता है समांतर क्रम में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी जो CP जो पैरेलल यानी समांतर क्रम के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, यानी जो उसमें क्या आती है वैल्यू, क्या बोलते हैं उसमें, प्रतिरोध में वो आती है, प्रतिरोध में आती है R/N। तो इसमें क्या आती है, NR। इसमें क्या आती है, NR यानी NC आती है। और इसमें जो CS की वैल्यू क्या आती है, C/N आती है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इसको नोट कीजिए। यदि अपन Cp/CS करते हैं यानी दोनों का भाग लगाते हैं तो ये n क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो Cp/CS = n² और C से C चला जाएगा तो n² आएगा। इसके जो मान, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, n² होगा। जो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको C ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। यानी डायरेक्ट याद रखना है Cp/CS की वैल्यू क्या होती है, n² होती है। n क्या है, n संधारित्र है, यानी कितने संधारित्र जोड़े जाते हैं आपके, इसके कैपिटल N से भी शो कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल N दिया हुआ है। तो इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/9 फैराड धारिता वाले एक धात्विक गोले की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले जो धात्विक गोले की जो त्रिज्या और संधारित्र की धारिता में जो संबंध होता है उसके फॉर्मूले को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ। तो आप उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको कॉपी में लिखिए। क्या होता है, C = 4πε0 क्या होता है, R होता है। क्या होता है, 4πε0 R होता है। ये ε0 है और ये क्या है, R है। आपकी रेडियस है R और C क्या है, आपका संधारित्र की धारिता है। अब आपको एक मान याद होना चाहिए, जो K होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। क्या होती है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ होती है। ये याद रखिए। इससे मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। C = 4πε0 और यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ C = 4πε0 R। और अपने को R की वैल्यू बतानी है तो R ऐसे कैसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, C/4πε0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको 1 से करा सकता हूँ तो 1/4πε0 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। मैंने अभी बताया K की वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, CK हो जाएगा। K की वैल्यू मैंने अभी बताई है क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। क्या होती है, 9 × 10⁹। तो इसको आगे वाली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं। R = क्या हो जाएगा, CK हो जाएगा।
आर क्या है आपकी रेडियस है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/9 फेरेड, क्या दे रखी है 1/9 फेरेड, और के की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है। क्या होती है 9 × 10⁻9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा, त्रिज्या जो आएगी वो आएगी 10⁻9 मीटर। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही उत्तर सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चिपचिपी सड़क पर कार के टायर का जो घर्षण गुणांक होता है, सबसे पहले जो घर्षण गुणांक होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, यू की तरह होता है, उसको इससे डिनोट करते हैं। 0.5 दे रखा है। कार की जो महत्तम चाल होगी वो बताना है। जो कार की जो मैक्सिमम चाल होगी वो क्या होगी, महत्तम चाल होगी। जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपको बताना है। जिसके साथ वह 5 मीटर की त्रिज्या के मोड़ पर बिना फिसले मुड़ सकता है। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 5 मीटर। क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। तो आपको बता दो जो वी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √μ जी आर होता है। क्या होता है, म्यू जी आर होता है। ये म्यू क्या है आपका, जो यू की वैल्यू है, ये क्या है आपका घर्षण गुणांक है, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, आर क्या है रेडियस है। गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड भी होती है, लेकिन इसे अपन डायरेक्ट क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। 10 भी माना जाता है कई न्यूमेरिकल में, जैसे इसमें 10 में मान के अपन काम में लेंगे। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसको वी एम बोल देते हैं, √μ म्यू जी आर। म्यू क्या है आपका घर्षण गुणांक है। अंडर ऐसे कैसे, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपन ने अप्रोक्स मानी, क्या 10 मानी, 9.8 को क्या माना अपन ने 10 माना, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ये अंडर में चल रहा है 10 आपका, तो 10 से 10 चला जाएगा। 5 जो क्या होता है 25 होता है, रूट में क्या है 25, और इसका अपन क्या करेंगे अंडर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड जो आएगी इसके क्या होगी, मैक्सिमम यानी अधिकतम चाल होगी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 kg द्रव्यमान यानी जो मास की वैल्यू दे रखी है, जो द्रव्यमान है वो क्या दे रखा है आपको, m की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से m की वैल्यू दे रखी है 1 kg। गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 जूल दे रखी है। तो होने के लिए जो इसकी चाल होगी, गतिज ऊर्जा 1 जूल होने के लिए जो इसकी चाल होगी वो क्या होगी, यानी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। स्पीड होगी वो क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चाल क्या होगी। यहाँ से अपन जानते हैं एक फॉर्मूला जो क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध होता है, P = √2mE होता है। आपका क्या है, P क्या है मोमेंटम है, M क्या है मास है, E क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम का जो मान होता है वो क्या होता है, एक आपको नोट करना है, P = mv। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट = इक्वेशन 2 करना है। तो mv = क्या हो जाएगा, √2mE हो जाएगा, √2mE हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू 1 पुट करनी है, m की वैल्यू 1 पुट करनी है, E की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2 आएगी। जो स्पीड यानी जो चाल आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, √2 × 1 अर्थात √2 आएगी। √2 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.414 होती है। क्या होती है 1.414 होती है। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यदि किसी पिंड का जो संवेग होता है उसे 2 गुना कर दिया जाता है, यदि मोमेंटम की जो वैल्यू है उसे क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी जो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, √2mE होता है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास नहीं दे रखा, तो यहाँ से जो मोमेंटम हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, √E हो जाएगा। किसके हो जाएगा, √E हो जाएगा। यहाँ से मैं एक और संबंध बताना चाहता हूँ कि P समानुपाती किसके हो जाएगा, √E। जो आपकी E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो जो P² समानुपाती होगा वो किसके होगा, E के समानुपाती होगा। किसके, E के समानुपाती होगा। अब इसका क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, संवेग को 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये बताना है आपको। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं आगे। संवेग 2% बढ़ जाए तो ऐसे में थोड़ा जस सकता है यहाँ पे, लेकिन अपन इसको कैसे करते हैं, 2 यानी उसकी पावर को आगे ले आएंगे, मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे ΔP/P मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, और = मान लेंगे समानुपाती की जगह, इसको क्या कर देंगे ΔE/E मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। किसे मल्टीप्लाई 100 से।
तो क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उसका मान आ जाएगा, जो गतिज ऊर्जा में जो बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। डेल पी अपॉन में 100, डेल पी अपॉन में पी इंटू 100 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। जो डेल पी अपॉन में ये क्या है, आपको पी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, पी की वैल्यू क्या दे रखा है, 2 गुना दे रखा है। यदि इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 200% बढ़ जाता है। तो संवेग कितना बढ़ जाता है, 200%। तो यहाँ से जो डेल पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू क्या आएगी, 200% आएगी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू डेल ई के अपॉन में ई के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो ये इतना सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, यानी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पे मोमेंटम कितना दे रखा, 2 दे रखा था। मोमेंटम में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, डेल पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई 100। तो डेल पी अपॉन में पी की वैल्यू यहाँ से 2 मानो, तो 2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से मैंने 200 माना था, डेल पी की वैल्यू क्या माना था, डेल पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू क्या मानी, 200 मानी। तो यहाँ से 200 लिख दिया यहाँ पे, तो 400 क्या हो जाएगी आपकी, जो क्या आ जाएगी, जो डेल ई के अपॉन में, यानी इसको डायरेक्ट पूरी वैल्यू को क्या बोल देते हैं अपन, ई के डेस बोल देते हैं, इतना ही लिखते हैं, इतने थे पूरी वैल्यू को। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। जो 400% होगी वो क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये क्या हो रही है, पूरी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है। पहले क्या थी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100% थी, कितनी थी 100%, अब कितनी हो गई, 400% हो गई। तो इनमें जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 300% का होगा। कितने का होगा, 300% का। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, 100% थी माना, और अब अपन ने जो फॉर्मूले से निकाली वो कितनी निकाली, 400%। तो 400 यानी जो पहले थी और अब 100 है, तो अपने को बढ़ोतरी तो बतानी है। तो पहले में से जो अब वाली है उसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से 400 को माइनस करेंगे तो 300 जो आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 kg का एक पिंड है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 50 kg का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से है, जो उसी द्रव्यमान के स्थिर पिंड से जाकर टकराता है, दोनों एक दूसरे में सटकर गति हो जाता है, तो वेग का मान क्या होगा। यानी दो क्या है, m1 द्रव्यमान है, एक क्या है m2 द्रव्यमान का क्या है, पिंड है। दोनों आपस में क्या होती है, इन दोनों में आपस में क्या होती है, टक्कर होती है। टक्कर के पश्चात क्या हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, सट जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और इनका जो मास हो जाता है वो क्या हो जाता है, m1 m2। और कोष्टक यानी जो इनकी वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। लेकिन इनकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है, समान हो जाती है। तो यहाँ से क्या संबंध देखने को मिलता है आपको, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी p1 मोमेंटम प्लस p2 मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p3 मोमेंटम। इस पिंड का मोमेंटम, इस पिंड का मोमेंटम, और इन दोनों पिंडों को यानी सटने के बाद यानी ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, तो इनका जो मोमेंटम होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, क्या होगा आपका जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला, कोष्टक ऑफ m1 प्लस कोष्टक ऑफ m2 मल्टीप्लाई v दिया हुआ है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। आपको क्या बताना है, तो वेग का मान क्या होगा, तो वेग की वेलोसिटी बताएं, तो v ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। यहाँ पे अपने को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। v1 की वैल्यू जो क्या दे रखी है आपको, v1 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे नोट करता हूँ, v1 की वैल्यू दे रखी है 50 kg, क्या दे रखी है 15 kg दे रखी है। v2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, सॉरी ये आपकी मास की वैल्यू है, क्या दे रखी है आपको, मास की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, मास की वैल्यू। 50 kg का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से है, जो उसी द्रव्यमान के स्थिर पिंड से जाकर टकराता है, दोनों एक दूसरे में सटकर गति में हो जाता है, तो वेग की वेलोसिटी का जो मान होगा वो क्या होगा आपको बताना है। यानी वो जो v1 और v2 है वो क्या दे रखी है आपको, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो v1 बराबर v2 है, तो यहाँ से क्या दे रखा है आपको, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। मास की वैल्यू क्या दे रखी है, जो m1 बराबर m2 है वो कितनी दे रखी है, 50 kg दे रखी है, 15 kg दे रखी है। तो यहाँ से इसको नोट कीजिए। जो आपका जो मास दे रखा है m1 बराबर m2 इज इक्वल टू 50 kg दे रखा है, तो v1 बराबर v2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आपको इसको नोट करना है और यहाँ से इसको क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू m1 क्या है 50 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 प्लस क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू भी यही है और v की वैल्यू भी यही है 500 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे आपके
1000 कितने हो जाएंगे 1000, और नीचे क्या है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी क्या हो गई है आपकी, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कैसे हो गई है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके दो पिंड थे, क्या थे M1 और M2 थे, क्या थे M1 और M2 थे। यदि अपन इनमें टक्कर करेंगे तो एक पिंड को गतिशील रखेंगे, दोनों पिंडों को गतिशील नहीं रखेंगे, तो यानी इसमें जो एक पिंड होगा वो गतिशील होगा, जो M1 है वो गतिशील होगा, और गतिशील होके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा M2 से, मल्टीप्लाई सॉरी क्या होगा ये टक्कर करेगा M2 से। तो M1 की तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, और जो M2 होगा उसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले टक्कर के पहले क्या थी 0 थी, और ये जाके क्या हो जाएंगे दो पार्टों में क्या हो जाएंगे सट जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे M1 प्लस के M2 इज मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे v से हो जाएंगे। इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में क्या होता है M1 प्लस का M2 होता है, क्या होता है M1 प्लस का M2, इसे क्या बोल दो V1 बोल दो, और इसे क्या बोल दो V2 बोल दो। तो आपको बता दूं जो V2 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो जो V की वैल्यू आएगी टोटल यहाँ से क्या मिलेंगे, यहाँ से होगा M1 V1, क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो M2 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। और अब आगे सोल्व करते हैं, यानी जो मास की वैल्यू क्या दे रखी है 50 दे रखी है, मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है, और नीचे क्या हो जाएगा दोनों मास यानी जो मास है वो समान है, M1 और M2 समान है, तो 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन होगा। पहले आपकी थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई थी, थोड़ा मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें जो आपको दिखाई नहीं दे इसमें बोला नहीं गया कि दोनों पिंड क्या है गतिशील है, यानी इसमें एक ही पिंड को गतिशील करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको एग्जाम में भी याद रखना है, थोड़ा मेरे से क्या हो गई थी भूल हो गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो केपलर्स लॉ होता है वो क्या होता है, टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है आर क्यूब होता है, यानी टी समानुपाती आर की पावर 3/2 होता है। क्या होता है टी समानुपाती आर की पावर 3/2। इन को नोट कीजिए। यदि चंद्रमास पृथ्वी से वर्तमान की दूरी आदि पर चक्कर लगा रहा हो तो चंद्रमास की अवधि क्या होगी। एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं आपको बता दूं 27.5 दिन होते हैं, या फिर 27.8 दिन होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन इसको अप्रोक्स कितना माना जाता है 28 दिन माना जाता है। तो एक चंद्रमास का मान कितना होता है 28 दिन होता है, इसको नोट कीजिए। तो चंद्रमास की जो अवधि होगी वो बताना है आपको, तो यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चंद्रमास की अवधि होगी वो क्या होगी, यानी जो टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है आर क्यूब होगा, तो यहाँ से T1 स्क्वायर समानुपाती R1 क्यूब, और यहाँ से T2 स्क्वायर समानुपाती R2 क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा R2 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको नोट करते हैं, T2 अपॉन में T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे R2 अपॉन में R1 का होल क्यूब कर देंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। अपन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी से वर्तमान की आधी दूरी पर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी जो चंद्रमास की अवधि होगी वो क्या होगी। जो पहले जो त्रिज्या दे रखी थी अब क्या दे रखी है, उस त्रिज्या का मान क्या करना है आपको आधा करना है। तो इसको एक बार उल्टा करके लिखिए, इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिखिए, यानी T1 अपॉन में T2 की पावर होल थ्राइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब हो जाएगा। आपको बोला जाएगा है कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाती है वर्तमान दूरी की आधी हो जाती है। तो R जो R1 दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, जो R1 दे रखी है वो क्या दे रखी है R दे रखी है, और जो R2 दे रखी है वो क्या दे रखी है, जो पहले वाली त्रिज्या थी उसकी आधी हो जाती है R/2। तो यहाँ पे नोट कीजिए R1 R है, R2 क्या दे रखी है R/2 दे रखी है, तो R से R चला जाएगा और ये ऊपर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 2 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये T1 अपॉन में T2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, 8 हो जाएगा। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब हो गए, यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इसके क्या लगा देंगे, इधर रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, यानी जो आपका आंसर है यहाँ से आएगा T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर था, इधर जाके क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, √8 हो जाएगा। √8 क्या हो जाएगा, जो T1 अपॉन में जो T2 होगा वो क्या हो जाएगा, √8 का मतलब होता है 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, जो चंद्रमास की अवधि होगी वो बतानी है। अपने को जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, चंद्रमास की अवधि बतानी है। 4√2 आ गया। अपन को क्या बताना है कि यहाँ पे जो T2 की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 27.8 यानी 28 दिन दे रखी है। T2 क्या है चंद्रमास दे रखा है। तो T1 की वैल्यू आपको क्या करनी है बतानी है। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यहाँ पे T1 की वैल्यू दे रखी है आपको 28 दिन दे रखी है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू बतानी है आपको।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 28 दिन इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 4√2। यहाँ से जो T2 को अपन क्या मान लेंगे, T मान लेंगे, T भी मान सकते हो। तो 28/4 √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। क्या होती है, 1.414 होती है। तो इसको क्या कर लेंगे, इसे क्या मान लेते हैं अपन, 1.414 मान लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो T इज इक्वल टू 28/4 मल्टीप्लाई 1.1414। इसे क्या मानेंगे, अप्रोक्स क्या मानते हैं, यानी इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 चौक 28। और अपन इसको आगे वाली स्क्रीन पे करते हैं। जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 7/1.4 इतना ही मानते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर लगाएंगे। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। और यहाँ से 2 5 10 हो जाएंगे। लेकिन इतना नहीं करना है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 डेज आएगा। कितना आएगा, 10 डेज आएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से 1.14 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 28 दे रखा है आपको, यहाँ पे 28 दे रखा है आपको। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, मिस्टेक हो गई है। यानी जो क्या हो जाता है आपका, अपन ने पीछे क्या निकाला था, जो √8 था इसका रूट निकाला, तो अपन ने 4√2 लिखा, लेकिन वो रॉन्ग होता है, 2√2 होता है। क्या होता है, 2√2। यहाँ पे 4 की जगह अपन को क्या करना है, 2 करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 18, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1.414 है। तो इसे क्या मानेंगे, यानी इसको अगली स्क्रीन पर सोल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू क्या आई अपने पास, 14/1.4 मानेंगे। और पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगाएंगे तो 14 से 14 चला जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा टी की वैल्यू वो क्या आएगी, 10 डेज यानी 10 दिन आएगी। कितनी आएगी, 10 डेज यानी 10 दिन आएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, किसी का ग्रह का जो द्रव्यमान है वो क्या दिया हुआ है आपको, 10⁻25 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 10⁻25 kg दे रखा है ग्रह का द्रव्यमान। और उसकी जो रेडियस दे रखी है, जिसे अपन कैपिटल आर से शो करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई क्या दे रखी है, 10⁻9 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 10⁻9 मीटर दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाइन वेग की जो वैल्यू मान होते हैं वो क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो प्लाइन वेग का जो मान होगा वो क्या होगा, ये भी आपको बताना है। जो प्लाइन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। VE इज इक्वल टू √2 जी कैपिटल M अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये भी आपका कैपिटल M मास है। तो यहाँ से जो कैपिटल G होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नोट कीजिए। जो कैपिटल G की वैल्यू होती है उसको अगली स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ। जो कैपिटल G होता है उसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। क्या होती है, केजी इनवर्स 2। यानी इस वैल्यू को नोट कीजिए, इसे डायरेक्ट लिखिए 6.6 × 10⁻11। इतना ही याद कीजिए, आपको इतना ही काम में आएगा। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी, उसको फॉर्मूले को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो प्लाइन वे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VE इज इक्वल टू √2G कैपिटल M अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। 2 ऐसे कैसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे रहेगा। कैपिटल G की वैल्यू मैंने अभी बताई 6.6 × 10⁻11 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मास की वैल्यू क्या दे रही है, 10⁻25। और नीचे क्या हो जाएगा, त्रिज्या की वैल्यू क्या दे रही है, 6.67 को अपन गायब कर देंगे, 6.6 ही मानेंगे। वो 10⁻9 दे रखी है। 6.6 से 6.6 चला जाएगा। और 10⁻11 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेंगे, यहाँ से √2 तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यानी 10 के पावर को आप माइनस करते हो यहाँ से, तो लास्ट में क्या बचता है, 10⁻5 बचता है। क्या बचता है, 10⁻5। और इसका √ निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5, इसे क्या लिख सकते हैं, 20 × 10⁻4 लिख सकते हैं। 20 × 10⁻4। तो 20 का जो रूट, सबसे पहले 10⁻4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 10⁻2। और √ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। √20 का जो रूट निकालते हैं वो क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे आता है 4.472 होता है। और इसके बाहर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये, यानी जो 10⁻2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 का √ क्या होता है, 4.472 होता है। यानी इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 3 0 लगाएंगे और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
47.2, यानी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 10⁵ का जो रूट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ए ऑप्शन होता है। क्या होता है, ए ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2% से सिकुड़ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना घट जाएगा। ये भी आपको बताना है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2% क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना घट जाएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ से बताता हूँ, जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होता है 4/3 पाई रो कैपिटल जी इंटू कैपिटल आर होता है। तो जी जो समानुपाती होता है वो क्या होता है, रेडियस के समानुपाती होता है। यदि आपको बोला जाता है कि उसकी त्रिज्या क्या होती आती है, 2% क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी 2% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जी क्या है, डायरेक्ट समानुपाती है, तो जी भी क्या हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2% घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण भी 2% घटेगा, क्योंकि रेडियस और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2% घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल एवं घनत्व दो वाले द्रव्य की समान मात्राएं मिलाने पर मिश्रण का जो घनत्व होगा वो क्या होगा। ध्रुव की समान मात्रा का मतलब हो जाएगा जो मास की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, समान दे रखी है। कल मैंने आयतन से संबंधित बताया था, आज द्रव्यमान समान दे रखा है। तो इसका जो रो मिक्स होता है, यानी जो मिक्स घनत्व होता है वो क्या होता है, 2 ρ1 ρ2 अपॉन में क्या होता है, ρ1 प्लस ρ2 होता है। क्या होता है, ρ1 प्लस ρ2 होता है। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो रो एवरेज आता है या फिर रो मिक्स आता है, रो मिश्रण आता है, रो का घनत्व का वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ρ1 की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई ρ2 की वैल्यू क्या है 2 है, और नीचे क्या हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 2 × 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 चला जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। जल एवं घनत्व दो वाले द्रव्य की समान मात्रा है, मिश्रण में मिलाने पर जो मिश्रण का घनत्व होगा वो क्या होगा, यहाँ से 2 ρ1 ρ2 अपॉन में क्या हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। दो वाले घनत्व में मिलाने पर इसका जो क्या दे रख, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी क्वेश्चन में, यानी जो घनत्व है वो अलग अलग है। यानी जो जल एवं जो घनत्व है वो क्या है 2,1 है। क्या है 2,1 है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो जल का घनत्व है, और यानी जो घनत्व दे रखे है वो क्या दे रखे है आपको अलग अलग दे रखा है। यानी जो घनत्व की वैल्यू क्या है ρ1 की वैल्यू अलग है और ρ2 की वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे जो मिश्रण में दे रखा है आपको जो क्या दे रखा है, यहाँ से जो मिश्रण में दे रखा है, यानी जो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है जल एवं घनत्व दो वाले द्रव्य की समान मात्राएं। तो यहाँ पे क्या कर लेना, जो ρ1 की वैल्यू है इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से डिलीट कर देना। जो मैं क्वेश्चन का जो इसमें जो समझाना चाहता हूँ वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसको मैं सोल्व करा दूंगा। ρ1 की वैल्यू क्या मानना है आपको 1 मानना है, ρ2 की वैल्यू आपको क्या माननी है 2 माननी है। क्या माननी है, ρ2 की वैल्यू 2, और यहाँ से जो रो एवरेज निकालना है वो निकालना है 2 मल्टीप्लाई ρ1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ρ2 की वैल्यू 2, नीचे क्या हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का अधिकतम त्वरण क्या है। अधिकतम त्वरण को क्या से शो किया जाता है, कैपिटल ए मैक्सिमम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड को क्या हम बोलते हैं, स्मॉल ए से बोला जाता है। 24 दिया हुआ है। यदि आपको वी मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, ओमेगा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 16 दी हुई है। तो एम्पलीट्यूड जो आयाम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनका अनुपात कर दो यहाँ से। तो इनका अनुपात कर दोगे यहाँ से, तो आपको करना है ए मैक्सिमम अपॉन में क्या करना है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या करना है ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन में ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या करना है 24 अपॉन में क्या करना है 16 करना है। तो ओमेगा से एक ओमेगा चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, क्या चला जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है ओमेगा ए होता है। तो एक ओमेगा से एक ओमेगा चला जाएगा, और इधर का चला जाएगा, सॉरी इधर क्या हो चला जाए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लाना, तो एम्पलीट्यूड को तो अपन काट ही नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे दोनों पक्ष का यहाँ पे इसको क्या कीजिए आप इरेज कीजिए, इतने तक को क्या कीजिए इरेज कीजिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो वी मैक्सिमम दिया हुआ है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ से अब करना है आपको जो ए मैक्सिमम और अपॉन में क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम का जो अनुपात होगा, यहाँ से वी मैक्सिमम का वो क्या होता है ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दे रखी है 24 दे रखी है, नीचे क्या हो जाएगा 256 हो जाएंगे। यानी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा, ए के से ए चला जाएगा, तो 1/a यानी जो 1/a आयाम होगा वो क्या हो जाएगा 24 और अपॉन में क्या हो जाएगा 25/6। वज्र गुणा कराएंगे तो यहाँ से जो आयाम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो यहाँ से जो आयाम होगा वो
256 नीचे क्या हो जाएगा 24। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 8 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो 8 तिये 24 होता है और ऊपर क्या हो जाएगा 8 तिये 24 और 8 दूनी 16 यानी 32/3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है। आपको बोला जा रहा है कि जो इसकी लेंथ होगी वो 4% बढ़ा दी जाती है, 2π√L के समानुपाती हो जाएगा। ये जी की वैल्यू अपने काम में लेनी है तो एल क्या बोल रहा है कि 4% बढ़ा दी जाती है तो 4L कर दी जाती है, नीचे जी हो जाएगा। 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 × 2π√L/g ये क्या हो जाएगा पहले वाला टाइम पीरियड हो जाएगा तो टी डेज क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव्य में होता है या फिर तीनों में होता है। ये किस में होता है, तीनों में होता है, ठोस द्रव्य गैस तीनों में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। ये क्या होता है आपका बढ़ता है क्योंकि जो ताप होती है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है समानुपाती होती है। जो ताप होता है काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होता है तो इस रिलेशन को आपको नोट करना है। ताप बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। आगे वाली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक टीआरक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है सिलिकॉन होता है। इसको आपको नोट करना है। जो आई एवरेज होता है क्या होता है आई एवरेज, उसका एक फॉर्मूला नोट कीजिए, I1 प्लस का I2 प्लस का 2√I1, यहाँ पे 2 है √I1 √I2 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा cos फाई से हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos फाई से। इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके कल वाले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो की यही समाप्ति करते हैं। जो आज का सेशन होता है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो आज के क्वेश्चन का जो टास्क होता है वो अपना कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने अनेक प्रकार के क्वेश्चन किए, जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे, थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन भी थे, थोड़े ईजी वाले क्वेश्चन भी थे। इसलिए आपको वीडियो को एक बार दबा के लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे जो नए अपडेट होते हैं वो आप तक पहुंच पाते हैं। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन स्टडी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर जो आपकी PDF होती है यहाँ की वो मिल जाती है। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।